हेलो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में फाइनली हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 3 ज्योग्राफी यानी भूगोल का, जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। इसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने वन शॉट में इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यानी थ्योरी को कवर किया है। जो भी कवर नहीं की है वो कवर कर लीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट में जाइएगा। हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट दे दिया गया है सजा करके आप लोगों को, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। और उसका लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप कवर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो इस चैप्टर से आपका लगभग जो है 6 से 7 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, और पूरा अगर मिलाकर के देखें तो 8 से 9 क्वेश्चन आपके बनते हैं इस चैप्टर में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बोर्ड एग्जाम में जो पूछे गए हैं तो इसी के अंदर से पूछे गए इस चैप्टर से। इससे बाहर अभी तक तो पूछा नहीं गया है, और बाहर अगर पूछा जाएगा, जो पूछे जाने की संभावना है जो क्वेश्चन, तो उसको भी इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। उसको भी हम ले लिए हैं, सारा क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। कहने का मतलब ये कि ये चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है और जो भी पूछे जाने की संभावना है, वो सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने लिया है। और पूरा क्लास को देखिएगा शुरू से लास्ट तक, और पूरा अच्छा तरह से समझिएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ा है तो सारी चीज समझ में आ जाएगी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन से ही कई बार क्वेश्चन आए हैं कि पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है, यानी जनसंख्या संगठन क्या होता है, इससे ही कई बार क्वेश्चन आए हैं। तो एट फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया, यह चैप्टर का काफी फेमस क्वेश्चन है कि लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है, इसके सूत्र की गणना करें, है ना, इसके लिंग सूत्र की गणना करें, यानी सेक्स रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है कि भारत के संदर्भ में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं, या फिर अदर कंट्री के संदर्भ में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। यह सिंपल सी देखा जाए, भारत में एक फॉर्मूला है कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितना स्त्री है, उसी को लिंग अनुपात कहते हैं। पश्चिमी जो देश हैं, जो पूर्वी पश्चिमी देश हैं, जैसे कि यूरोपियन कंट्री है, तो वहां प्रति 1000 स्त्रियों पर कितना पुरुष है, इस चीज को लिंग अनुपात मापा जाता है। या फिर कह सकते हैं कि पुरुष और स्त्रियों की जनसंख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिख देना। इसका फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, दो फॉर्मूला, एक भारत के कॉन्टेक्स्ट में, एक आप के अदर कंट्री यूरोपियन कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में। लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो की बात करें तो मानव जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के अनुपात को ही लिंग अनुपात कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसको अनुपात जब निकाला जाता है, सिर्फ 100 से नहीं, 1000 से नहीं, 1000 से गुना कर दिया जाता है। क्योंकि लिंग अनुपात जब भी निकाला जाता है तो वो 1000 के आंकड़ा को बेस मानते हुए निकाला जाता है। इसलिए लास्ट में जब भी अनुपात निकालिए, ऊपर आप पुरुष की संख्या बटे स्त्री की संख्या, या फिर पुरुष की संख्या बटे स्त्री की संख्या कीजिए, लेकिन लास्ट में आपको 1000 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 के कंपैरिजन में ही, मतलब 1000 जनसंख्या के डेटा के आधार पर ही आपका लिंग अनुपात निकाला जाता है, ठीक है। अब देखिए, अर्थात मानव जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुष क्या करा है, प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या, या प्रति 1000 स्त्रियों की संख्या पर पुरुषों की संख्या को क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं, ठीक है। बस इतना लिख देना है, ज्यादा इसका डेफिनेशन भी इतना लंबा नहीं है, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। अब चलिए अगला जो फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, यह है पुरुषों की जनसंख्या बटे स्त्री की जनसंख्या गुना 1000। क्या हो जाएगा, गुना 1000 हो जाएगा। अब भारत में यह फॉर्मूला अप्लाइड नहीं किए जाते हैं, भारत में कुछ और है, क्योंकि यहां क्या होता है प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, भारत में क्या है, लेडीज फर्स्ट है। भारत में क्या है, लेडीज फर्स्ट, ठीक है। कहीं भी जाओ काम करने के लिए तो लेडीज को पहले उनका काम हो जाता है, बाकी अगर जेंट्स है तो वो रहे खड़ा होकर के आधा घंटा तक, है ना। तो वही चीज है, तो पहले जब भी आप लिंग अनुपात का फॉर्मूला लिखिएगा तो पहले आपको लेडीज का जनसंख्या लिखना पड़ेगा, यानी स्त्रियों की जनसंख्या लिखना पड़ेगा भारत में, ठीक है। तो आप निकालिएगा, भारत में लिंग अनुपात का जो सूत्र है वो है स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या गुना 1000, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इसको डिफाइन कर दीजिएगा, आपका एक भी नंबर नहीं छटेगा, बिल्कुल आसान से सिंपल तरीके से आप लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आया कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। कई बार पूछा गया, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है जनसंख्या संगठन यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन, जनसंख्या संगठन। मैंने कई बार पढ़ाया है। देखिए प्यारे बच्चों, जनसंख्या के कई पक्ष होते हैं, कई घटक होते हैं, जैसे कि शिक्षा, लिंग, जाति, निवास, है ना, ये सब क्या है, जनसंख्या के घटक हैं, यानी पक्ष हैं जो जनसंख्या की गुणवत्ता को, जनसंख्या की विशेषता को बयान करते हैं, जनसंख्या की विशेषता को दर्शाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जनसंख्या संगठन जनसंख्या को आयु, लिंग, साक्षरता, जाति, निवास आदि के आधार पर बांटकर उसकी वर्गीकरण करके उसका विशेषताओं का अध्ययन करना ही जनसंख्या संगठन यानी जनसंख्या संगठन या फिर जनसंख्या संरचना यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन कहलाता है। समझ गए। अगर हम
किसी क्षेत्र की जनसंख्या को लिंग के आधार पर बांट करके वहां की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, उस जनसंख्या की लिंग के आधार पर बात कर स्त्री और पुरुष, ठीक है, या फिर आयु के आधार पर बाल वर्ग, प्रौढ़ वर्ग, वृद्ध वर्ग, या फिर साक्षरता के आधार पर निरक्षर साक्षर, या फिर निवास स्थान के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र नगरीय क्षेत्र, इस किसी भी आधार पर बांट करके जनसंख्या की खूबी का, जनसंख्या की मेरिट का, जनसंख्या की विशेषताओं का अगर अध्ययन करते हैं तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारे जो घटक हैं, इसी को कहते हैं जनसंख्या संगठन। इसी को क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कंपोजिशन। जनसंख्या संगठन का मतलब हुआ जनसंख्या का निर्माण जो होता है, जितने सारे पक्ष हैं वो सारे पक्षों को एक सम्मिलित रूप में जनसंख्या संगठन कहेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि जनसंख्या की ऐसी विशेषता जिसके आधार पर जनसंख्या को वर्गीकृत कर, यानी कैटेगराइज कर, बांट करके उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया जा सकता है, उसी को क्या कहेंगे? जनसंख्या संगठन यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन। उसी को क्या कहेंगे? जनसंख्या संगठन यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन। समझ में आ रही है? अब चलिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर दिया गया है, जनसंख्या को जाति, लिंग, निवास स्थान, आयु, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा आदि के आधार पर जनसंख्या को बांटकर उसकी विशेषताओं का अध्ययन करना ही आपका क्या कहलाएगा? जनसंख्या संगठन कहलाएगा। समझ गए? जनसंख्या संगठन कहलाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे जो है जनसंख्या संरचना अथवा जनसंख्या संगठन के अंतर्गत जनसंख्या की पूरी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, और जनसंख्या संगठन से जनसंख्या, हाँ सुनिएगा ध्यान से, जनसंख्या संगठन से अध्ययन करने के बाद, अब बताइए, जनसंख्या के अध्ययन करने के बाद कुछ ना कुछ तो जानकारी मिलता होगा। जानकारी को क्या कहेंगे हम? आंकड़ा यानी डेटा कहेंगे। यह आंकड़ा, यह डेटा जो निकलता है, यह आंकड़ा, ये डेटा जो निकलता है, ये आंकड़ा डेटा का काम कहां होता है? जैसे कि अगर शिक्षा के आधार पर जनसंख्या का अध्ययन करेंगे तो वहां पता चला कि ज्यादातर जनसंख्या निरक्षर है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वहां एक डेटा मालूम हो गया कि इतना जनसंख्या निरक्षर है तो यहां कितना कॉलेजेस खोलनी चाहिए, कितना स्कूल खोलनी चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से काम करनी चाहिए। तो इस तरह से सरकार को योजना बनाने के लिए इस तरह के डेटा काम में आता है। यानी जनसंख्या संगठन का ऐसा थोड़ा ना कि बिन फालतू का जनसंख्या संगठन अध्ययन कर रहे हैं। किसको फुर्सत है भाई? कौन सा जनसंख्याविद को फुर्सत है अपना काम से कि वो फालतू का जाके जनसंख्या को ग्रामीण स्तर पर, नगरीय स्तर पर, शिक्षा के आधार पर बांटकर, लिंग के आधार पर बांटकर अध्ययन करेगा? उसका कुछ ना कुछ मकसद होता है ना, ऐसे थोड़ा ना किया जाता कोई काम। तो इसका जनसंख्या संगठन का मकसद यही होता है कि जनसंख्या की विशेषताओं का अध्ययन करके जनसंख्या के बारे में जानकारी हासिल करना, यानी जनसंख्या के बारे में डेटा यानी आंकड़ा जारी करना, और वही जानकारी, वही आंकड़ा, वही डेटा के अनुसार जनसंख्या के विकास के लिए, आगे के लिए रणनीति बनाना। जनसंख्या का विकास कैसे हो, उस जानकारी के अनुसार, उस प्राप्त डेटा के अनुसार, वो डेटा, वो जानकारी, वो आंकड़ा कहां से प्राप्त हुआ? जनसंख्या के अध्ययन करके ही, यानी जनसंख्या संगठन प्रक्रिया के उपरांत ही जो जानकारी, जो आंकड़ा, जो डेटा निकल के आता है, उसी जानकारी, उसी आंकड़ा, उसी डेटा के अनुसार जनसंख्या की आगे का विकास के लिए योजना बनाई जाती है, प्लानिंग की जाती है सरकार की तरफ से। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि शिक्षा के आधार पर जनसंख्या का अध्ययन किया तो पता चला कि 0 से 14 वर्ष के बच्चे पढ़ते नहीं है, स्कूल नहीं जाते हैं, उन लोगों में शिक्षा की कमी है। तो सरकार अब वहां क्या करेगी? उस जानकारी प्राप्त करके अब सरकार आगे फ्यूचर में जनसंख्या का विकास करने के लिए स्कूलों की संख्या को बढ़ाएगी, स्कूल कॉलेजेस स्थापित करेंगे। ठीक है, तो जनसंख्या संगठन से जो भी जानकारी मिलती है उससे सरकार को मानव विकास की, यानी जनसंख्या के विकास की रणनीति बनाने के लिए, उनके लिए तरह तरह के योजना लागू करने के लिए, तरह तरह की योजना बनाने के लिए उस सारी जानकारी, वो सारे डेटा, वो सारे आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। समझ गए? अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला क्या है कि ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में अंतर बताइए। अब बताइए, ये इतना सिंपल क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप नहीं बना पाइएगा। इतना सिंपल अगर कोई पूछेगा तो आप नहीं बना पाइएगा। बताइए तो क्यों नहीं बना पाइएगा? इतना सिंपल पूछेगा। अब आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, ज्यादातर लोग, कोई लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, कोई नगरीय क्षेत्र से हैं। तो नगरीय क्षेत्र में आपको क्या क्या देखने के लिए मिला? तो वो चीज ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिलेगा देखने के लिए। नगरीय क्षेत्र में सारी चीज, तृतीय क्रियाकलाप होता है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की सुविधा मिलती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ये सब नहीं मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल की अभाव होता है, कमी होती है।
ग्रामीण क्षेत्र में लोग प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे रहते हैं, शहरी क्षेत्र में लोग सेवा सेक्टर यानी बिजनेस वगैरह करते हैं। तो यही हुआ अंतर। शहरी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व तो कम है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर लोग किसान होते हैं, कृषक होते हैं, मजदूर होते हैं, और शहरी क्षेत्र में ज्यादातर लोग बिजनेस वाले होते हैं यानी सर्विसेज होते हैं, वकील, डॉक्टर, एडवोकेट, टीचर, ये सब होते हैं। समझ गए? तो इस तरह से अंतर आपको लिख देना है। तो ग्रामीण यहां कह रहा है ग्रामीण जनसंख्या तथा नगरीय जनसंख्या में अंतर, इसी को कहते हैं ग्रामीण नगरीय संगठन यानी ग्रामीण नगरीय संगठन। ध्यान से देखो, जनसंख्या का ग्रामीण नगरीय संगठन क्या हो जाएगा? ग्रामीण नगरीय संगठन। ठीक है, अब बताइए ग्रामीण नगरीय संगठन का मतलब हुआ जनसंख्या को ग्रामीण और जनसंख्या को निवास स्थान के आधार पर ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में बांटकर जनसंख्या की विशेषताओं का अध्ययन करना ही ग्रामीण नगरीय संगठन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्रामीण नगरीय संगठन। अब देखिए यहां आपको दिया गया है ग्रामीण जनसंख्या, गांव में निवास करने वाली जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है, और जो नगर में रहेगा उसको क्या कहेंगे? नगरीय जनसंख्या कहेंगे। सिंपल सा चीज है, आप लोग देखते हैं। ठीक है, उसके बाद है ग्रामीण जनसंख्या मुख्य रूप से प्राथमिक कार्य से जुड़े रहते हैं, जैसे कि कृषि से कार्य, अर्थात जनसंख्या की जीविका का आधार कृषि होता है। अब देखिए प्राथमिक कार्य में आपका पशुपालन आ जाएगा, खेती आ जाएगा, आखेटन आ जाएगा, ये सब काम करते हैं ग्रामीण लोग। लेकिन जो नगरीय क्षेत्र होते हैं, नगरीय जनसंख्या होती है, उनकी जनसंख्या, वो जनसंख्या किस में लगे हो रहता है? वो जनसंख्या जो है व्यापार, उद्योग धंधे तथा सेवा में, सेक्टर में, सेवा के अंदर आपका डॉक्टर का काम सेवा के अंदर आ जाएगा, टीचर का काम सेवा के अंदर आ जाएगा, वकील का काम सेवा के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहीं अगर कोई जो है कॉल सेंटर में काम कर रहा है, ठीक है, तो वो भी सेवा के अंदर आ जाएगा। तो नगरीय क्षेत्र में काम जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है, रोजगार मिलता है, लेकिन जनघनत्व तो काफी ज्यादा होता है, वहां चुनौती भी होती है, पर्यावरण इसका दूषित रहता है, सांस की बीमारी होती है। ऐसा नहीं कि नगर में सिर्फ जिंदगी एकदम जन्नत के जैसा है, स्वर्ग जैसा है, हेवन है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वहां भी दिक्कत है। थोड़ा अगर रोड देख के नहीं चले, आएगा गाड़ी दबा के चल जाएगा, अब जाओ हॉस्पिटल में इलाज कराओ, है ना? ऐसा होता है कि नहीं? दुर्घटनाएं घटती कि नहीं? अरे कोई भी चीज का इतना नहीं है। अब आप अगर साइकिल चला रहे हैं, साइकिल से अगर कहीं जाइएगा, अगर आपको कोई चोट लगेगा, साइकिल से अगर गिरिएगा ना, थोड़ा बहुत चोट लगेगा, फिर मरहम पट्टी लगा करके सही हो जाइएगा साइकिल में। अगर आप जाइएगा बाइक से, अगर लगेगा कहीं अगर चोट लग गया बाइक से, अगर कहीं थोड़ा सा गिर गए बाइक से, तो फिर आपको ज्यादा चोट लगेगा। अगर जाइएगा अगर आप एरोप्लेन से, वहां से गिर गए तो क्या होगा? तो जितना ज्यादा सुविधा के पीछे भागिएगा, उतना ज्यादा उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। यानी जितना ज्यादा सुविधा, जितना ज्यादा सुख और चैन की खोज तलाश कीजिएगा, उतना ज्यादा अगर वो बिगड़ेगा तो उतना ज्यादा नुकसान देगा। समझ गए? अगर आप एरोप्लेन से जाते हैं तो वो बहुत सुख है, एकदम बिल्कुल मिनट में आप पहुंच जाइएगा, लेकिन एरोप्लेन अगर आपका साथ नहीं दिया, ठीक है, मतलब वहां कुछ ऐसी घटना घट गई जिसके कारण वहां जो है ऐसा हो गया, मतलब समझ जाइए आप लोग। ठीक है, तो फिर आपको चोट नहीं लगेगा, आपको ना पैर चोट लगेगा, ना डॉक्टर के पास जाइएगा, सीधा ऊपरे चल जाइएगा, है ना? तो जितना ज्यादा सुविधा जिससे मिलता है, उससे उतना ही ज्यादा खतरा होता है। समझ गए? तो वही चीज है। तो नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या ऐसा नहीं है कि सारी सुविधा है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट प्रदूषण हो जाएगा, ठीक है, सड़क दुर्घटना हो जाएगा, उसके बाद जो है अपराध हो जाएगा, तो ये सारा चीज का तो अड्डा होता है नगर। ठीक है, उसके बाद जो हो जाएगा जो क्या कहता है उसको, शराबबंदी तो बिहार में है, लेकिन अगर देखिएगा ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होता ऐसा। ठीक है, उसके बाद जो है जो भी धूम्रपान होता है वो सब शहर में होता है, नगर में होता है। ठीक है, लेकिन ग्रामीण में जाइए तो एकदम स्वच्छ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन खाने के लिए कमी होगा। खाने के लिए फिर क्या कमी होगा? खेती तो होता ही है। हाँ, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लाइफ नहीं जिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल एकदम रोड मिलेगा, लेकिन जिंदगी बहुत अच्छा चलेगा, एकदम ताजी हवा मिलेगी, सारा चीज एकदम बहुत अच्छा से चलेगा। ठीक है, तो दोनों अपने जगह सही है, दोनों अपने अपने जगह सही है। ठीक है, अब बताइए, अब अगला जो पॉइंट है, हम कह सकते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या का जीवन स्तर थोड़ा सा निम्न होता है, सामान्य आर्थिक रूप से थोड़ा सा कमजोर होते हैं। ठीक है, और जो नगरीय जनसंख्या का जीवन स्तर को ऊंचा होता है तथा सामान्य आर्थिक रूप से ये क्या होता है? संपन्न होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, अंतर लिख देना, आएगा तो अंतर लिख देना। समझ गए? अब चलो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, बताइए। तो वृद्धि और विकास यानी वृद्धि का मतलब होता है मात्रात्मक परिवर्तन। अगर आपके लंबाई, चौड़ाई और भार में परिवर्तन आ रहा है तो आपका वृद्धि कहलाएगा। लेकिन विकास जो है, विकास इसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है, आपके गुण, व्यवहार, व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है तो आपके विकास कहलाएगा। अब देखिए, वृद्धि जो है प्यारे बच्चों, यह आपका भ्रूण अवस्था से स्टार्ट हो जाता है और आपका चलता है प्रौढ़ावस्था तक। ठीक है, प्रौढ़ावस्था तक चलता है ये।
ठीक है, अब बताइए वृद्धि भ्रूण अवस्था से स्टार्ट होकर प्रौढ़ अवस्था तक चलता है। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि आपकी लंबाई, आपकी चौड़ाई, आपका वेट, बच्चे जब मां के पेट में पलने लगते हैं, जब भ्रूण बनता है उनका, तो वहीं से उसका लंबाई, चौड़ाई और वजन बढ़ने लगता है और एक 25 साल के एज में आके 30 साल के एज तक आते आते, प्रौढ़ अवस्था तक आते थे, उनकी लंबाई, चौड़ाई और वजन बढ़ना रुक जाता है, मतलब वृद्धि रुक जाती है। लेकिन विकास अगर आपकी भ्रूण अवस्था में स्टार्ट होती है, मरते दम तक आपका विकास होगा, क्योंकि विकास का मतलब होगा आपका गुणात्मक परिवर्तन, आपके गुण में, आपके अंदर गुण, यानी आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन वृद्धि लगातार नहीं, जन्म से यानी भ्रूण से लेकर के प्रौढ़ अवस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखिएगा कि वृद्धि संपूर्ण विकास प्रक्रिया चरण में होता है। ठीक है, और इसका जो विकास होता है व्यक्तित्व को, परिवर्तनों को दर्शाता है। यानी कहने का मतलब ये, अब देखिए हम कह सकते हैं कि वृद्धि जो होता है सीधा सीधा आपका मानसिक विकास से नहीं, यह शारीरिक विकास से संबंधित होता है। वृद्धि का संबंध डायरेक्टली शारीरिक विकास से होता है। अगर वृद्धि होगा तो शारीरिक विकास होगा, अगर वृद्धि नहीं होगा तो समझ जाइए कि शारीरिक विकास वहां सही ढंग से नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो वृद्धि का संबंध सीधा सीधा आपका शारीरिक विकास से, और विकास का संबंध आपका सीधा सीधा मानसिक विकास से, क्योंकि जब आप प्रौढ़ावस्था में जाते हैं तो आपकी वृद्धि रुक जाती है और आप दिमाग से कुछ न कुछ कौशल, कुछ न कुछ ज्ञान अर्जन करते रहते हैं, तो वह आपके गुण में परिवर्तन आता है, और गुणात्मक परिवर्तन को ही क्या कहा गया है, आपका विकास कहा गया है। गुणात्मक परिवर्तन को ही क्या कहा गया है, विकास कहा गया। यानी विकास व्यक्ति में होने वाले सभी परिवर्तनों को दर्शाता है, जैसे व्यवहार में परिवर्तन, मानसिक क्षमता में परिवर्तन। उसके बाद वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती है, यह रुक जाती है। मैंने आपको बताया एक एज आएगा, अगर वृद्धि अगर आजीवन चलते रहेगा, 60 साल 70 साल एवरेज एज होता है, अगर 60 साल 70 साल तक आदमी का अगर लंबाई बढ़ते चलेगा तो पेड़ के बराबर ना हो जाएगा, पेड़ के जैसा दिखने लगेगा, है ना। तो वृद्धि जो है एक समय के बाद क्या होती है, रुक जाती है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला की अगर बात करें तो अगला पॉइंट हमको कह रहा है कि वृद्धि का मापन सरल रूप से आसान है। बिल्कुल हम लोग माप सकते हैं, इंची टेप लेके माप सकते हैं लंबाई कितना है भाई, इंची टेप लेके माप सकते हैं कि लंबाई कितना है भाई। ठीक है, अगर इंची टेप लेके मापेंगे तो लंबाई पता चल जाएगा। लेकिन विकास का बताइए तो, 1 सेकेंड, लेकिन विकास का बताइए कि विकास को क्या माप सकते हैं। एक आदमी जीवन भर में एक दिन में क्या सीखा, क्या देखा, और वो उनके मन में क्या चीज उनको सीखने की मिला, उनको दिमागी रूप से, यह आप माप सकते हैं। कोई इंची टेप है आपके पास? बताइए, नहीं है ना। तो वही चीज है कि विकास को जो है आप माप नहीं सकते हैं, उसका आप मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे कि इंटरव्यू जो लिया जाता है, साक्षात्कार, तो वो दिमागी टेस्ट होता है, आपका मानसिक विकास कितना हुआ है। तो आप इंटरव्यू ले सकते हैं, साक्षात्कार ले सकते हैं, परीक्षा ले सकते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट, सवाल पूछ सकते हैं, सेम टू सेम, फेस टू फेस सवाल पूछ करके ये आंकड़ा लगा सकते हैं, ये मूल्यांकन कर सकते हैं कि इनका मानसिक विकास कितना हुआ है। तो हम इंची टैप लेकर के या फिर मशीन लेकर के वजन माप सकते, लंबाई माप सकते, विकास को मापने का यह तरीका हुआ। लेकिन वृद्धि को मापने का क्या तरीका हुआ, वृद्धि को मापने का यह तरीका हुआ। लेकिन विकास को किस तरह से मापिएगा, विकास को आप इंटरव्यू लेकर के, सामने वाले बंदे का दिमागी विकास हुआ कि नहीं, उसको इंटरव्यू लो। साक्षात्कार, जैसे कि आईएएस आईपीएस का जो एग्जाम होता है वो इंटरव्यू लिया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है, मानसिक परीक्षण किया जाता है, मानसिक विकास है या नहीं है, सिर्फ लिखना जानता है या फिर कुछ जानता भी है बोलना। ठीक है, तो इंटरव्यू लिया जाता है। उसके बाद परीक्षा लिया जाता है। परीक्षा जो है, इससे भी क्या होता है, विकास का पता चलता है कि उनका कितना विकास हुआ। उसके बाद जो है प्रश्न उत्तर किया जाता है, सेम टू सेम, यानी सवाल पूछा जाता है, आमने सामने से सवाल जवाब किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे प्रक्रिया हैं। अब प्यारे बच्चों, जिनका साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी हम पढ़ाएंगे, अगला चैप्टर आपकी साइकोलॉजी आएगी 1 ही 2 दिन के अंदर। जिनका साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी जिनका सब्जेक्ट है, वो आप लोग को, साइकोलॉजी वाले ध्यान से सुन लो, आप लोग को मानसिक विकास के बारे में पूरा तरह से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके चैप्टर में मानसिक विकास का परीक्षण के बारे में दिया गया है। मानसिक विकास का परीक्षण वहां हम पढ़ाएंगे बीनेस साइमन, थॉर्नडाइक, स्टर। ठीक है, उसके बाद बीनेस साइमन ही सबसे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि को मापने का एक तरीका दिया था। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपका साइकोलॉजी नहीं है, ज्योग्राफी है आपका, ज्योग्राफी हमने बोले हैं हम काहे पढ़ेंगे साइकोलॉजी, हमारा ज्योग्राफी है। ठीक है, ध्यान से देखो, हम काहे पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ लो, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, मानसिक विकास मापने का एक मानसिक होता है, फॉर्मूला होता है बुद्धि लब्धि। IQ बराबर
आईक्यू बराबर मानसिक आयु देखो, आईक्यू बराबर मेंटल एज मानसिक आयु बटे मानसिक आयु। देखो ज्योग्राफी वाले आईक्यू का नाम सुने हो ना, आईक्यू, आईक्यू तुम्हारा कम है क्या? आईक्यू लेवल तुम्हारा बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल भोदा टाइप का लग रहा हो। ठीक है, तो आईक्यू निकालने का फॉर्मूला कैसा है आप लोग भी सीख लीजिए। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको सभी लोगों को जो जान, ये एक ऐसा टॉपिक है आईक्यू जिनको जानकारी सभी को लगभग होना चाहिए। अब देखिए आईक्यू निकालने का फॉर्मूला होता है MA/CA इंटू 100। MA का मतलब होता है मानसिक आयु, MA का मतलब क्या होता है? मेंटल एज मानसिक आयु, मेंटल एज मानसिक आयु। और CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज यानी कलानुक्रमिक आयु, एज। ठीक है, एज यानी कलानुक्रमिक आयु, कलानुक्रमिक आयु। ठीक है, कलानुक्रमिक आयु। अब बताइए प्यारे बच्चों, यहां मानसिक आयु कैसे निकाला जाएगा आईक्यू? देखो जो रियल एज होता है ना, वो उसको कहते हैं, जो हकीकत में जो एज होता है, आपका एज कितना है, आप कितना साल के हुए, उसी को कहते हैं कलानुक्रमिक आयु। यानी हकीकत में जो एज होता है उसको कहते हैं कलानुक्रमिक आयु। मान चले आप मानसिक आयु क्या होगा, ध्यान से देखो। अब कोई बच्चा है 10 साल का, कोई बच्चा है जो है 20 साल का बच्चा है, 20 वर्ष है उसका साल है, एज है। अब उसका कलानुक्रमिक आयु क्या हो जाएगा? CA बराबर हो जाएगा 20 साल। अब MA बराबर कितना होगा? अब MA निकालने के लिए यह जानना पड़ेगा कि यह बच्चा कितने साल के क्वेश्चन को, कितने साल के बच्चों के सवाल को हल कर देता है। मान चलो ये बच्चा जो है, ये बच्चा क्या करता है? 25 साल के बच्चे का गणित के सवाल को हल कर देता है। जो गणित का सवाल 25 साल का बच्चा सोल्व कर सकता है, जो गणित का सवाल 25 साल के बच्चे के लिए बनाया गया है, और वो सवाल अगर ये 20 साल का बच्चा अगर सोल्व कर लेता है, तो इनका मानसिक आयु कितना हो जाएगा? 25 साल हो जाएगा। इनका मानसिक आयु कितना हो जाएगा? 25 साल हो जाएगा। अगर 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 इनका रियल एज कितना है? 20 साल है, इसका रियल एज कितना है? 20 साल है। अगर साथ ही अगर ये 20 साल होते, अगर ये अपने एज का भी नहीं, ये 15 साल के बच्चे का मानसिक आयु, 15 साल के बच्चे का गणित का सवाल को हल कर सकता है, लेकिन अपने 20 साल के एज के बराबर, अपने एज के बराबर जो एज, उसका एज के अनुसार जो क्वेश्चन होता है मैथ में, तो वो सोल्व अगर नहीं कर सकता है, 15 साल के बच्चे का कर सकता है, तो उनका मानसिक आयु कम होगा। ठीक है, उनका मानसिक आयु कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो यहां अब देखिए मानसिक आयु 25 निकला, और CA इनका यानी जो मेंटल एज है, सॉरी इनका मानसिक जो है CA यानी क्रोनोलॉजिकल एज है, जो इनका 20 निकला। तो MA/CA करो तो MA 25 निकला है, CA इसका 20 निकला, गुना 100 कर दो, 20 5 100 और 25 गुना 105, 25 गुना 5 तो 125। इसका क्या निकला? 125। इसका आईक्यू कितना निकला? 125। मतलब इसका आईक्यू लेवल ज्यादा है। तो इस तरह से विकास का क्या किया जाता है? मानसिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि मानसिक विकास मतलब आपका विकास का संबंध आपका मानसिक विकास से होता है। समझ गए प्यारे बच्चों? ये अगला टॉपिक था। अब देखिए ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि आपको विकास और वृद्धि में अंतर लिखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, साक्षरता से आप क्या समझते हैं? प्यारे बच्चों, भारतीय जनगणना विभाग कहती है कि हम उसी जनसंख्या को, हम उसी को साक्षर मानेंगे। भारतीय जनगणना विभाग क्या कहती है? कि हम उसी को साक्षर मानेंगे, है ना। भारतीय जनगणना विभाग कहती है कि हम उसी को साक्षर मानेंगे जो, हाँ, जो क्या करेगा? जिसका एज 7 साल हो और कम से कम वो किसी भाषा को लिखने के साथ पढ़ना भी जानता, तो उसी को हम साक्षर मानेंगे। कहा गया किसी भी देश या प्रदेश का साक्षरता का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक इस विकास को दर्शाता। मतलब साक्षरता ज्यादा होगा उस प्रदेश का, तो सामाजिक और आर्थिक विकास ज्यादा होगा। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण और परिणाम दोनों है। ठीक है, भारतीय जनगणना के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ लिखने भी जानता हो, उसी को साक्षर की श्रेणी में रखा गया है, उसी को साक्षर की श्रेणी में रखा गया। अब देखिए साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक, तो यहां जो है जैसे कि धन, पैसा अगर है तो बच्चे को पढ़ा सकते हैं, तो उसका साक्षरता बढ़ेगी। अगर नहीं है पैसा तो गरीबी में जीना पड़ेगा, बहुत दिक्कत है। ठीक है, नगरीकरण, नगर में अगर आप रह रहे हैं तो वहां कोचिंग वगैरह मिल जाएगा, पढ़ाई लिखाई अच्छा होगा तो साक्षरता बढ़ेगी। जीवन स्तर सही होना चाहिए। उसके बाद सरकारी योजना, अरे सरकारी योजना इनको तो देखकर ही हमको गुस्सा उठता है, क्या सरकारी योजना आएगा। ठीक है, अरे भाई अभी भी जितना भी ये है, मान चलो सरकार की तरफ से गरीब बच्चों के लिए जो भी योजना शिक्षा के क्षेत्र में लागू की गई है, कितना फायदा मिलता है, सब ब्लॉक लेवल में आता है, जैसे पैसा सब खा के बैठ जाता है। अरे शिक्षा मंत्री खुद करोड़ों का घोटाला करता है जी। शिक्षा मंत्री जो होता है, कोई भी राज्य का शिक्षा मंत्री उठा के देख लो, ठीक है, करोड़ों का घोटाला करता है, आरोप लगता है। ठीक है, डायरेक्ट संसद में जाओगे या फिर विधानसभा का भाषण उठा के देखोगे, कोई बोलता नहीं है। ठीक है, इतना करोड़ों रुपया एकदम घोटाला कर देता है। जब मंत्री घोटाला करेगा
तो स्कूल का जो मास्टर है या फिर जो ब्लॉक का जो ऑफिसर है, वो लोग तो क्या करेगा, वो लोग बेचारा क्या करेगा, जब ऊपर ही खा लेगा। ये लोग तो नीचे लेवल का हुआ। ठीक है, जब भ्रष्टाचार ऊपर में ही हो, जब उसका मालिक ही भ्रष्टाचारी करे, तो नौकर क्या करेगा। ठीक है, तो जो नीचे लेवल का है, जो स्कूल के टीचर्स हैं या फिर जो ब्लॉक लेवल के ऑफिसर है, वो तो नौकर ही हुआ ना। उससे ऊपर डीएम, उसके बाद मंत्री है, तो वही लोग घूस खा लेता है। तो सामाजिक विकास के लिए सरकार के द्वारा जो भी विकास लाए गए, चलो ठीक है, लिखना पड़ता है किताब में, तो लिखना पड़ेगा ही। ठीक है, जगह देना पड़ेगा। सरकारी योजना और समाज, ये सब जो है साक्षरता को प्रभावित करता है। सरकारी लाभ कुछ मिल नहीं रहा। ठीक है, अगर सरकारी योजना की लाभ अगर ज्यादा मिलेगा तो बच्चे का साक्षरता बढ़ेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब कह रहा है जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन की चर्चा कीजिए। यानी सिंपल सा चीज है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। ग्रामीण नगरीय संगठन का मतलब हुआ कि जनसंख्या को ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के आधार पर बांटकर उसका चीज को लिख देना है। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या को निवास स्थान के आधार पर अर्थात ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत कर उसकी विशेषताओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या का ग्रामीण नगरीय संगठन कहलाता है। जनसंख्या को निवास स्थान के आधार पर बांटकर नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में बांटकर उसकी विशेषता का अगर अध्ययन करेंगे तो वही आपका क्या कहलाएगा, ग्रामीण नगरीय संगठन कहलाएगा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में लोग प्राय प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे रहते हैं। ठीक है, और नगरीय क्षेत्र में जो है तृतीयक और द्वितीयक क्रियाकलाप में लगे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वही चीज लिख देना है ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र के बारे में। पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक होती है। नगरों का विकास होने से पहले संपूर्ण जनसंख्या गांव में निवास करती थी। मतलब नगर का जब विकास नहीं हुआ था तो पूरा का पूरा जनसंख्या कहां रहती थी, गांव में निवास करती थी। ठीक है, नगरीय जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि तथा ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या को प्रवास के कारण होती है। ठीक है, यानी ग्रामीण जनसंख्या क्या करती है, प्रवास करती है, रोजगार के लिए तलाश करती है, प्रवास करती है। ठीक है, नगरों में रोजगार के अवसर, सामाजिक सुविधाएं तथा उच्च जीवन स्तर उपलब्ध होता है। ठीक है, जिससे ग्रामीण जनसंख्या नगरों की ओर आकर्षित होती है। आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों में नगरीय जनसंख्या अधिक होती है तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों में ग्रामीण जनसंख्या अधिक होती है। समझ गए, जो देश विकास करेगा उसका ग्रामीण जनसंख्या कम होगा और जो नहीं करेगा उसका ज्यादा होगा। अब देखिए आयु संरचना के आधार पर आप क्या समझते हैं, आयु संरचना से आप क्या समझते हैं, सिंपल सा चीज है। आयु के आधार पर जनसंख्या का अध्ययन करना, आयु के आधार पर जनसंख्या को बांट करके उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, आपका आयु संरचना कहलाता है। सिंपल सा चीज लिख देना है, यानी एज स्ट्रक्चर, यानी आयु संरचना आयु वर्गों के आधार पर जनसंख्या को वर्गीकृत कर यानी बांटकर आयु संरचना जनसंख्या के संगठन का एक ऐसा प्रमुख सूचक है जो कुल जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों की जनसंख्या को मिलने वाला अनुपात होता है। मतलब सीधा चलिए, ये डेफिनेशन मत समझिए, सिंपल सा चीज है। आयु संरचना का मतलब हुआ कि आयु के आधार पर जनसंख्या को बांट करके उसकी विशेषताओं का अध्ययन करना, ये आपका कहलाएगा आयु संरचना। और ये जो है आयु संरचना जनसंख्या संगठन का मेन फैक्टर है। जैसे कि कई कारक हैं जनसंख्या संगठन के कई कारक यानी कई पक्ष हैं, जैसे कि निवास स्थान, उसके बाद लिंग, साक्षरता, उसी में से आयु संरचना भी है। समझ गए। और 3 कैटेगरी है, बाल वर्ग, प्रौढ़ वर्ग और वृद्ध वर्ग। ठीक है, तीनों वर्ग को याद रखना। ठीक है, बच्चे की जनसंख्या बाल वर्ग में आ जाएंगे, यानी 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इसमें आ जाएंगे। और इसको आश्रित जनसंख्या इसलिए कहा गया है क्योंकि ये दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, बाल वर्ग हो जाएगा। प्रौढ़ वर्ग यानी मेंटल एज, मैच्योर एज, तो इस ग्रुप में 15 से 59 ये जो कार्यशील जनसंख्या जो काम करता है उसको रखा जाएगा। ठीक है, या इसी को अर्जक जनसंख्या भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है प्यारे बच्चों अगला जो है वृद्ध जनसंख्या, जिसका एज 60 साल से ज्यादा होगा, जो काम धाम नहीं करता होगा, जो मतलब एज ढल गया होगा, मतलब शारीरिक रूप से कमजोर हो गया होगा, वो वृद्ध वर्ग में आ जाएगा, वृद्ध आयु वर्ग में। और ये भी जनसंख्या आश्रित है क्योंकि ये भी दूसरे पर डिपेंड हो जाता है, ये भी काम धाम नहीं कर पाता है। ठीक है, ये सारी चीजें। अगला प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के प्रतिकूल लिंग अनुपात होने का कारण बताइए, यानी महिलाओं की संख्या क्यों घट रही है। सिंपल सा चीज है, अगर समझ में नहीं आया तो आप लिखना महिलाओं के प्रतिकूल होने का क्या कारण, नहीं आया समझ में ना, तो सीधा लिखो, सीधा जवाब ये दो। हम सवाल ये कह रहा है कि महिलाओं की संख्या क्यों घट रही है, महिलाओं की जनसंख्या क्यों घट रही है, तो आपका कारण लिख देना है। या फिर महिला की जनसंख्या घट रही है तब ना इसका लिंग अनुपात घट रहा है। अरे जिसका जनसंख्या घटेगा उसी का ना लिंग अनुपात घटेगा, समझ रहे हैं। तो जिसकी जनसंख्या घट रही है उसका लिंग अनुपात घट रहा है। तो महिलाओं की जनसंख्या क्यों घट रही है या फिर महिलाओं की लिंग अनुपात प्रतिकूल क्यों हो रही है, उल्टा क्यों हो रहा है, यानी उसके जो चाहिए वो नहीं हो रहा है, यानी उल्टा हो रहा है, तो इसका लिख देना है। कई कारण है, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं मतलब है। ठीक है, समाज में महिलाओं को आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं बनाया गया है, सारा मालिक कौन, पुरुष प्रधान क्षेत्र है हमारा। ठीक है, उसके बाद है घरेलू हिंसा और उत्पीड़न, इस पर जो बोलो ही मत। ठीक है, ये तो काफी ज्यादा फैल चुका है ना, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा बढ़ रही है। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया था जब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा रहा था। ठीक है, स्त्रियों के प्रति जो है ना, स्त्रियों के प्रति जो है, अगर स्त्री को अगर मतलब देखो, जब पैसा नहीं रहेगा हाथ में ना, जब मालिक नहीं बनिएगा, पैसा जब हाथ में नहीं रहेगा
तो फिर दूसरे का बन के रहना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे का बन के रहना पड़ेगा। तो ये स्त्रियां बेचारी जो है, पैसा नहीं होता, ये कमाने जा नहीं सकती है। जाएगी तो जाने तो चाहती है, लेकिन क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि समाज ही वैसा क्रिएट हो गया है। ठीक है, यहाँ चाइना अमेरिका नहीं है जो चले जाएगा। ठीक है, चाइना और अमेरिका में तो ऐसा होता नहीं है, सब काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, जिसके कारण यहाँ जो है घरेलू हिंसा और उत्पीड़न स्त्रियों के प्रति बढ़ रही है और उनकी जनसंख्या घट रही है, जिसके कारण उनका लिंग अनुपात प्रतिकूल हो गया। अगला लिख सकते हैं, स्त्रियों को प्राकृतिक लाभ नहीं दिया जाता है, जमीन वगैरह का हिस्सेदारी नहीं देगा, पैतृक संपत्ति नहीं दिया जाएगा। कानून बनाया गया 2005 में ना, कानून बनाया गया ना जी, कानून बनाया गया 2005 में, लिखा गया 2005 या 9 में शायद, उसमें लिखा गया बाजबता कि स्त्रियों को जो है, यानी बेटी को पैतृक संपत्ति पर अधिकार है तो है, लेकिन अभी भी वह कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा। ठीक है, अभी भी वो कानून जो है हवा में उड़ रहा, जमीन पर जो कब उतरेगा? ठीक है, तब न जमीन पर उतरेगा, कोई भी चीज जमीन पर उतरता है तब न वो लागू होता है जी। हवा में उड़ रहा, वो संविधान पास कर दिया है, कानून पास कर गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो ये सब कारण है जो स्त्री की जनसंख्या घट रही है, मतलब स्त्री का लिंग अनुपात प्रतिकूल हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। ठीक है, ये चैप्टर जो है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया, मात्र इसका ऑब्जेक्टिव बचा है। तो मैं अगर आपसे कहना चाहूंगा, इस नंबर पे 9263 0 246 92, इस नंबर पे अपना सब्जेक्ट का नाम, अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम भेज दीजिए। आगे ग्रुप वगैरह बनाया जा रहा है। ठीक है, ग्रुप बनाया जाएगा तो आपको इसमें जोड़ दिया जाएगा, ताकि पीडीएफ वगैरह कुछ भी सेंड करना हो उसमें मिल जाए। आज की बात कर रहे हैं तो आज एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और एप्लीकेशन में जो है 100 सेट 1 गेस क्वेश्चन करके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके दे दिए, हिस्ट्री का दे दिए हैं, उसी तरह से सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा। ठीक है, और एप्लीकेशन बहुत ही जल्द अपडेट हो रही है। ठीक है, अपडेट आ ही गई है। ठीक है, सारा चीज अपलोड कर रहे हैं, उसके बाद अपलोड होने के बाद लाइव आके बता देंगे कि संकल्प बैच का और सब जो मटेरियल है वो कैसे लीजिएगा। संकल्प बैच तो आपकी चल रही है यूट्यूब में फ्री, लेकिन और सब भी ना मटेरियल है, उसका होता पीडीएफ नोट्स होगा, सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, थ्योरी एक्सप्लेनेशन का नोट्स होगा, क्विज होगा, टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद जो वीडियो लेक्चर होगा विदाउट एड्स वाला, उसके बाद जो है गेस्ट क्वेश्चन होगा। तो ये सारे मटेरियल तो यूट्यूब में तो डिलीवर किया नहीं जा सकता है, किया जा सकता है क्या? नहीं ना। तो वो सारे चीज संकल्प बैच का वो एप्लीकेशन में ही मिलेगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और जब पूर्ण हो जाएगी, सारी चीज क्लियर हो जाएगी, जब सारा चीज अपलोड हो जाएगा, और मात्र 1 से 2 दिन लगेगा प्यारे बच्चों, 1 दिन, तो उसके बाद हम लाइव आके बता देंगे, वीडियो डाल देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे उसमें कि कैसे कहाँ क्या ज्वाइन करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों फिर आज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए, और आप लोग इस फैमिली को, इस परिवार को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप ही लोग हैं, इतना हम इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप इस तरह से सपोर्ट किए हैं, इस तरह से प्यार कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का परिवार बढ़े और अच्छा लगे हम लोगों को पढ़ने में, और जब ज्यादा लोग होते हैं ना तो ज्यादा मजा आता है। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।